Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML YouTube चैनल। EDA एंड फीचर इंजीनियरिंग के सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट आर आउटलायर्स एंड हाउ टू हैंडल आउटलायर्स इन द प्रोसेस ऑफ फीचर इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आउटलायर्स क्या होते हैं एंड आउटलायर्स इतने मैटर क्यों करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फीचर इंजीनियरिंग। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ आउटलायर्स और उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ टू हैंडल आउटलायर्स इन द प्रोसेस ऑफ फीचर इंजीनियरिंग। तो इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। द फर्स्ट वन इज डिटेक्टिंग दोज कॉलम या दोज फीचर्स विच हैव आउटलायर्स, है ना। सो द फर्स्ट इज डिटेक्शन एंड द सेकेंड वन इज हैंडलिंग या ट्रीटमेंट ऑफ आउटलायर्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे समरी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर आउटलायर्स। आउटलायर्स होते क्या हैं? तो अगर मैं डेफिनेशन पे बात करूं तो आउटलायर्स आर डेटा पॉइंट दैट डेविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम रेस्ट ऑफ द डेटा सेट, है ना। तो अगर कोई ऐसे कुछ डेटा पॉइंट होते हैं जो कि अपने सैंपल के डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत ही अलग होते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे कि दैट इज आउटलायर्स, है ना। जैसे कि अगर आपके पास 1000 लोगों का एज का सैंपल है ना, और उसमें मोस्ट ऑफ द एज जो लाई करते हैं इट इज इन द रेंज ऑफ 20 to 30, ठीक है। और उसमें से 2-3 सैंपल ऐसे हैं जो कि 90 हैं, 95, 110, है ना। तो अगर आप देखोगे कि मेरे पास 10,000 - 3, है ना, इतने सैंपल इस कैटेगरी में लाई करते हैं एंड आउट ऑफ दो सैंपल जस्ट 3 सैंपल के वैल्यू ये सारे हैं। तो आप देखोगे कि ये जो 3 वैल्यू है इट इज टोटली डिफरेंट, है ना। इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल। तो हम लोग कहेंगे ये सारे डेटा जो हैं इट इज आउटलायर्स, और हमें आउटलायर्स को प्रॉपरली हैंडल करना होता है इन द प्रोसेस ऑफ फीचर इंजीनियरिंग। तो आउटलायर्स कैन अपीयर इन फीचर, है ना। फीचर बोलो या फिर इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट बोलो या फिर इंडिपेंडेंट फीचर्स बोलो, है ना। तो आउटलायर्स कैन आइदर हैपन इन फीचर और इट कैन हैपन इन टारगेट एट्रीब्यूट, है ना, जिसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल ही बोलते हैं, है ना। जैसे अगर आप कोई भी डेटा सेट लेते हो ना, तो आपके पास n-1 इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं या फिर आप फीचर्स बोल सकते हो, और आपके पास 1 टारगेट फीचर होते हैं, है ना। एक टारगेट फीचर होते हैं, और वो जो टारगेट फीचर होते हैं आइदर इट कैन बी कैटेगरिकल, है ना, कैटेगरिकल, और इट कैन बी रियल वैल्यू। तो अगर वो कैटेगरिकल होते हैं तो इन दैट केस वी नीड टू यूज क्लासिफिकेशन मॉडल, है ना, क्लासिफिकेशन मॉडल। और अगर वो रियल वैल्यू होते हैं तो वी नीड टू यूज रिग्रेशन मॉडल, है ना। तो एक एग्जांपल देखो, लाइक अगर आपके पास हाउसिंग का प्राइस डेटा है ना, तो अगर उस डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में मोस्ट ऑफ द हाउस का अगर प्राइस इस कैटेगरी में लाई करता है 100K to 500K, ठीक है, लेकिन उसमें से एक प्रॉपर्टी ऐसा है जिसका प्राइस $5 million है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो डेटा पॉइंट है ना, ये डेटा पॉइंट आउटलायर है, ये एक्सेप्शन है ना। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज सेंसर का डेटा, है ना। तो सेंसर का डेटा जनरली वैल्यू देता है आपको 100 से 200 के बीच में, एंड सडनली आपके पास एक ऐसा सैंपल है जिसका वैल्यू 999 है ना। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो डेटा पॉइंट है इट इज आउटलायर, क्योंकि ये जो सैंपल है ना इट इज नॉट फॉलोइंग द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर डेटा पॉइंट या मेजोरिटी ऑफ डेटा पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे डेटा पॉइंट को हम लोग कहते हैं कि दीज आर आउटलायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आउटलायर्स इतने मैटर क्यों करते हैं, है ना। इन द प्रोसेस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल बिल्डिंग आउटलायर्स इतने मैटर क्यों करते हैं और हमें इस पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों करना होता है ना। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट कैन डिस्टॉर्ट द स्टैटिस्टिक्स। खास करके
जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल फीचर्स होते हैं, है ना, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल फीचर्स होते हैं, उसको वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ना। लाइक अगर आपके कॉलेज का प्लेसमेंट का डेटा है, ठीक है, अगर आपके कॉलेज का प्लेसमेंट का डेटा है और उसमें वैल्यू इस तरीके से लाई करते हैं, लाइक मैं पैकेज का बात कर रहा हूँ, तो पैकेज इस तरीके से लाई करता है 3.5 5 6 4 3 5 6 7 5, है ना। और उसमें से एक बच्चे का एक इंटरनेशनल ऑफर लगता है, ठीक है, उसमें से एक बच्चे का इंटरनेशनल ऑफर लगता है और उसका पैकेज है 1.10 CR, है ना। तो अगर आप ये डेटा देखोगे ना, अगर आप ये डेटा देखोगे, है ना, तो आपके पास कितने सैंपल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपके पास 10 सैंपल है एंड मोस्ट ऑफ द डेटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? 3.5 से लेकर के 7 के बीच में लाई करता है और उसमें से एक ऐसा सैंपल है जो 110 है ना। तो अगर आप देखोगे कि आउट ऑफ 10 सैंपल, है ना, आउट ऑफ 10 सैंपल जो 9 सैंपल है उसका वैल्यू इस रेंज में लाई करता है 3.5 टू 7 और एक सैंपल का वैल्यू 110 है ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज आउटलायर्स, है ना। और अगर हम लोग इस वैल्यू का एवरेज निकालेंगे ना, अगर हम लोग इस डेटा का एवरेज निकालेंगे तो वो इम्पैक्ट करेगा, है ना। और एंड इन दैट केस आपके कॉलेज ये बोलेंगे कि हमारे कॉलेज का एवरेज पैकेज इट इज समवेयर अराउंड 25 lakhs फॉर एग्जाम्पल, है ना। क्योंकि जैसे ही आउटलायर्स आते हैं ना तो वो मीन या एवरेज को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, है ना। वो मीन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, वो स्टैंडर्ड डेविएशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, है ना। क्योंकि अगर मीन इम्पैक्ट होगा तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी इम्पैक्ट होगा, ठीक है। और उसके कारण कोरिलेशन भी इम्पैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखोगे ना, ये मीन का फॉर्मूला है। मीन का फॉर्मूला क्या कहता है कि सारे सैंपल इंडिविजुअल सैंपल को सम करके और उसको n से डिवाइड कर दो, ठीक है। जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन में आप देखोगे कि यहाँ पे मीन एक टर्म है, म्यू मतलब मीन, है ना। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन मीन पे डिपेंडेंट है और अगर मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू इम्पैक्ट होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी इम्पैक्ट हो जाएगा, है ना। तो इवन दो आपको ये सारे टर्म्स बेसिक पता होना चाहिए बट स्टिल आपके माइंड में ये क्वेश्चन अगर आता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक वैल्यू होता है जो कि ये बताता है कि आपका डेटा, आपके पास जो सैंपल डेटा है या आपके पास जो फीचर है वो ऑन एवरेज मीन वैल्यू से कितना डेविएट करता है ना। ऑन एवरेज मीन वैल्यू से कितना डेविएट करता है वो ऑन एवरेज बताता है ना। कि हाँ, ऑन एवरेज आपका जो कॉलेज का पैकेज है वो मीन वैल्यू से 5 lakhs का डिफर करता है ना। लाइक अगर आपके कॉलेज का 20 lakhs एवरेज पैकेज है और अगर स्टैंडर्ड डिवीजन 5 है तो ये कहता है कि आपका जो डेटा है वो ऑन एवरेज 20 lakhs से 5 lakhs डेविएट करता है। मतलब ऑन एवरेज आपके कॉलेज का पैकेज 15 lakhs से 25 lakhs के बीच में है ना। तो ये कहता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर ये सारे टर्म इम्पैक्ट होंगे ना बिकॉज ऑफ आउटलायर्स तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो आपने देखा द फर्स्ट प्रॉब्लम कि जो आउटलायर्स होते हैं वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल एट्रीब्यूट को इम्पैक्ट करते हैं। सेकेंड इज ये मॉडल के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं। तो बहुत सारे मॉडल, है ना, बहुत सारे मॉडल पे निगेटिव इम्पैक्ट होता है अगर आपके डेटा में आउटलायर्स हैं तो, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन, है ना। तो लीनियर रिग्रेशन जो मॉडल है उसमें रिग्रेशन लाइन पुल्ड बाय आउटलायर्स, ठीक है। तो अगर आपका ये डेटा इस तरीके से लाई करता है, ठीक है, और लीनियर रिग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, लीनियर रिग्रेशन में हम लोग बेस्ट फिटिंग कर्व ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम लोग बेस्ट फिटिंग कर्व ड्रॉ करते हैं जो कि आपके सैंपल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक ऐसा केस सोचो कि अचानक आपके डेटा में एक आउटलायर्स आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपके डेटा में आउटलायर्स आ जाएगा तो वो एरर को मिनिमाइज करने के लिए वो कर्व चेंज कर देगा, वो कर्व इस तरीके से हो जाएगा,
ठीक है? वो कर्व इस तरीके से हो जाएगा, तो आप देखोगे कि दिस लाइन इज़ नॉट द बेस्ट फिटिंग कर्व। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द सैंपल इस एरिया में लाई करते हैं, है ना? तो पहले वाला लाइन वो बहुत अच्छे से सैंपल को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन दिस लाइन इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग सैंपल इन ए बेटर वे बिकॉज़ ऑफ दिस आउटलायर, है ना? तो आउटलायर जो कर्व होता है, जो मॉडल का प्रिडिक्शन होता है, उसको इम्पैक्ट करता है, ठीक है? अनदर इज के नियरेस्ट नेबर, मतलब वो सारे जो डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम होते हैं ना, वो सारे इम्पैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ आउटलायर्स, है ना? डिस्टेंस गेट्स अस्क्यूड, ठीक है? क्या होता है सारे एल्गोरिथम, हम लोग देखेंगे जब हम लोग मॉडल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना? नेक्स्ट इज के मीन्स क्लस्टरिंग, है ना? तो सेंट्रियोड शिफ्ट होता है ना? तो के मीन्स क्लस्टरिंग में क्या होता है कि आपके पास डेटा होते हैं, ठीक है? आपके पास डेटा होते हैं, ठीक है? और आपको क्या करना होता है, इसमें क्लस्टर फाइंड करना होता है। दिस इज वन क्लस्टर, दिस इज सेकेंड क्लस्टर। लेकिन एक ऐसा केस सोचो कि अचानक आपके पास एक दूसरा आउटलायर आ जाता है, दिस वन, और आपको टू क्लस्टर फाइंड करने हैं। तो अगर आपको टू क्लस्टर फाइंड करने हैं, तो आपका क्लस्टर चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। इट विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज वन क्लस्टर एंड दिस विल बी अनदर क्लस्टर, है ना? तो के मीन्स क्लस्टरिंग में जो एल्गोरिदम है वो इम्पैक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ आउटलायर्स, है ना? उसके अलावा के मीन्स क्लस्टरिंग, के नियरेस्ट नेबर, है ना? और उसके बाद बहुत सारे डीप लर्निंग एल्गोरिथम भी इम्पैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ आउटलायर्स, है ना? लेकिन फ्यू ऑफ द एल्गोरिदम वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन टर्म्स ऑफ आउटलायर। द फर्स्ट वन इज ट्री बेस्ड एल्गोरिदम, है ना? बहुत सारे ट्री बेस्ड एल्गोरिदम जो होते हैं, जब हम लोग देखेंगे एमएल में, डिसीजन ट्री में, वो सारे एल्गोरिथम इम्पैक्ट नहीं होते हैं। और दूसरा नेव बेस, है ना? तो ये सारे जो एल्गोरिथम होते हैं वो आउटलायर से इम्पैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है? तो अगर आपके पास एक ऐसा सिनेरियो होता है जहाँ पे डेटा में बहुत ज़्यादा आउटलायर्स हैं, है ना? तो अगर आपको उसको प्रॉपर्ली हैंडल नहीं करना है, अगर आपको डायरेक्टली मॉडल अप्लाई करना है, तो इन दैट केस यू शुड यूज मॉडल विच आर लेस सेंसिटिव टुवर्ड्स आउटलायर्स, लाइक ट्री बेस्ड एल्गोरिथम या फिर नेव बेस्ड एल्गोरिथम्स। नेक्स्ट वन इज इट अफेक्ट फीचर स्केलिंग। जो आउटलायर्स होते हैं वो फीचर के स्केलिंग को इम्पैक्ट करते हैं, है ना? तो ये जो स्टैंडर्ड स्केलर एंड मीन मैक्स स्केलर है, ये दोनों बहुत ही कॉमन फीचर स्केलिंग टेक्निक होते हैं जो कि इम्पैक्ट हो जाते हैं आउटलायर्स को, ठीक है? तो फीचर स्केलिंग का इंपॉर्टेंट क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे दूसरे लेक्चर में। लेकिन फीचर स्केलिंग क्या करता है कि अगर आपके पास 3 to 4 कॉलम्स है ना, तो वो क्या करता है कि हर एक कॉलम को सेम रेंज में कन्वर्ज कर देता है या कंप्रेस कर देता है, सच दैट मॉडल अनबाइस्ड प्रिडिक्शन करे, है ना? ऐसा ना हो कि जिस कॉलम का वैल्यू का रेंज ज़्यादा हो, है ना? लाइक अगर आपके पास 2 कॉलम है, C1 का रेंज 0 to 1 है एंड C2 का रेंज 0 से 10,000 है ना? तो देयर आर चांसेस कि अगर आप डेटा को स्केल नहीं करोगे, तो मॉडल कैन गिव हायर वेटेज टू C2 एंड लेस वेटेज टू C1। तो इसीलिए हम लोग डेटा को स्केल करते हैं, है ना? तो हम लोग सारे कॉलम को स्केल करके आइदर हम लोग उसको 0 1 में ले आते हैं, है ना? या फिर उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं सच दैट उसका मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1, ठीक है? मीन 0 या स्टैंडर्ड डेविएशन 1, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं सच दैट द फर्स्ट पॉइंट इज मॉडल बाइस्ड नाउ, दूसरा मॉडल इजीली कन्वर्ज हो जाए, है ना? मॉडल का जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग टाइम कम हो जाए बिकॉज ऑफ फीचर स्केलिंग। तो फीचर स्केलिंग में जो फॉर्मूला यूज होता है इन जनरल, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ आउटलायर्स। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि दो तरीके के स्केलिंग हमने ऊपर तक, एक मीन मैक्स स्केलिंग एंड अनदर है वन इज स्टैंडर्डाइजेशन, है ना? तो मीन मैक्स स्केलिंग का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है यक्स माइनस यक्स मिनिमम, है ना? आपके सैंपल का मिनिमम वैल्यू क्या है, सैंपल का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सैंपल का मिनिमम वैल्यू क्या है ना? तो ऊपर में है करेंट वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू और नीचे में मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, और इसका रेंज 0 to 1 होता है, ठीक है? तो अगर आप देखोगे कि अगर आपके डेटा में आउटलायर्स हैं, है ना? लाइक अगर ये आपका नंबर लाइन है ना? और मोस्ट ऑफ द डेटा आपके इस रेंज में लाई करते हैं एंड देयर आर फ्यू सैंपल जो आइदर यहाँ पे है और यहाँ पे है,
तो ये सारे आउटलायर्स हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्सट्रीम सैंपल होंगे तो आइदर वो मिनिमम वैल्यू को इम्पैक्ट करेंगे या फिर मैक्सिमम वैल्यू को इम्पैक्ट करेंगे, और अगर वो मिनिमम एंड मैक्सिमम को इम्पैक्ट करेंगे आपका ये जो फॉर्मूला है ना वो इम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें आउटलायर्स को हैंडल करना होता है। एंड सेकेंड स्केलिंग टेक्निक जो कि हमने ऊपर देखा दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन, है ना। तो मीन मैक्स स्केलिंग आपके डेटा को 0 से 1 रेंज में कन्वर्ज कर देता है, और स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक जो होता है वो आपको डेटा को इस तरीके से नॉर्मलाइज कर देता है कि उसका मीन वैल्यू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1, ठीक है। तो उसमें फॉर्मूला यूज होता है जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। तो वो क्या करता है कि आपके हर एक सैंपल वैल्यू एक्स को वो जेड में कन्वर्ट करता है, और जेड में कन्वर्ट करने के लिए इट यूजेस द फॉर्मूला एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, है ना। जहाँ पे म्यू का मतलब होता है मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, एंड सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और हमने ये सारे देखा था भी डेफिनेशन क्या होता है ना। तो ये मीन का फॉर्मूला हो गया जहाँ पे सारे वैल्यू का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल, एंड दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि ये बताता है कि ऑन एवरेज आपका जो सैंपल डेटा है वो मीन वैल्यू से कितना डेविएट करता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यहाँ पे हम लोग म्यू का यूज कर रहे हैं, मिनिमम या एवरेज का यूज कर रहे हैं, और हमने ऊपर देखा था कि जब हमारे डेटा में आउटलायर्स होते हैं तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स होते हैं ये सारे इम्पैक्ट हो जाते हैं, और जब ये सारे इम्पैक्ट होंगे तो आपका जेड भी इम्पैक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज सम टाइम आउटलायर्स आर वैल्यूएबल, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि एवरी पॉइंट ऑफ टाइम में आउटलायर्स आर नॉट गुड। बहुत सारे केस में आउटलायर्स बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट देते हैं, है ना। लाइक अगर आपके पास फ्रॉड डिटेक्शन डेटा है, ठीक है, तो फ्रॉड डिटेक्शन डेटा में आपके पास एक कॉलम है अमाउंट विथड्रॉन, है ना, अमाउंट विथड्रॉन। तो अगर आप ये देखते हो कि आपका जो कस्टमर ए है वो ऑन एवरेज थाउजेंड्स के से लेकर के 10,000 के बीच में वो विड्रॉ करता है एट वन टाइम एट वन गो, एंड अचानक उस कस्टमर ने 10 लाख रुपीज का विड्रॉवल किया, है ना। मतलब आपके पास एक कस्टमर ए है जिसने अराउंड 10,000 ट्रांजैक्शन, है ना, ओवर हिज लाइफ टाइम उसने अराउंड 10,000 ट्रांजैक्शन किए, जो कि 10,000 से 10,000 के बीच में लाई करता है, एंड अचानक आपके पास एक ऐसा डेटा पॉइंट आता है जिसमें उसने 10 लाख रुपीज क्या किए, उसने विड्रॉ किए। तो अगर आप फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल बनाते हो, है ना, फ्रॉड डिटेक्शन टाइप के मॉडल बनाते हो, तो इन दैट केस ये सारे जो आउटलायर पॉइंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, है ना, इन द प्रिडिक्शन। या फिर दूसरा एग्जांपल कि मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, कस्टमर ने मोस्ट ऑफ द टाइम विड्रॉ करने के लिए उसने अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया, ठीक है, एंड अचानक अचानक उसने लैपटॉप का यूज़ किया, है ना, फ्रॉम ए डिफरेंट लोकेशन। लाइक वो कस्टमर इज़ फ्रॉम यूपी, उत्तर प्रदेश, तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन उसने उत्तर प्रदेश में मोबाइल फ़ोन से किया, एंड देयर इज़ वन ट्रांजेक्शन जिसमें अचानक से बैंगलोर से एक लैपटॉप से ट्रांजैक्शन होता है ना? तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, और ये सारे ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉड डिटेक्शन या फिर एनोमली डिटेक्शन, है ना? सेकंड इज़ एनोमली डिटेक्शन। तो ये सारे इम्पोर्टेंट केस होते हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है जहाँ पे आउटलायर भी एक इम्पोर्टेंट फीचर या इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ आउटलायर्स, है ना, आउटलायर्स कैसे अराइज होते हैं, है ना। तो वन इज मेजरमेंट एरर, है ना। कभी कभी क्या होता है कि मेजरमेंट में अगर कोई एरर हो जाता है ना, लाइक सेंसर का रीडिंग में कुछ एरर हो गया तो आपका एक अलग रॉन्ग टेम्परेचर आ सकता है ना, या फिर टाइपोज, है ना, टाइपोज। लाइक अगर आपके पास सिटी नेम एक कॉलम है ना, कॉलम है, और अगर आपने दिल्ली को DELHI की जगह पे अगर आपने गलती से DEL DHLI लिख दिया, तो इसको हम लोग कहेंगे दिस इज आउटलायर, है ना। तो वन इज मेजरमेंट एरर, सेकेंड इज नेचुरल वेरिएशन, है ना। तो ये बहुत रेयर होता है लेकिन ये भी एक वैलिड केस होता है। अनदर इज सैम्पलिंग इशू। तो अगर आप कोई सैंपल पे आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और अगर आपने किसी दूसरे सैंपल को मिक्स कर दिया, तो इन दैट केस हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज ए सैम्पलिंग इशू।
लाइक मिक्स ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, है ना? लाइक अगर आप एडल्ट का डेटा कलेक्ट कर रहे हो और अचानक आपने एजेड किसी एजेड इंसान का अगर आपने डेटा कंसीडर कर लिया, तो हम लोग कहेंगे कि दिस इज ए सैम्पलिंग इशू, क्योंकि आपका जो सैंपल आपने डिसाइड किया था दैट वाज एडल्ट, है ना? और अचानक आपने एक दो ऐसे सैंपल ऐड कर लिए जो कि 45 एज वाले हैं, तो हम लोग कहेंगे कि दिस इज ऑल्सो एन आउटलायर। अनदर इज रेयर इवेंट, है ना? रेयर इवेंट लाइक फ्रॉड, फ्रॉड वाला केस में कि अचानक कस्टमर के अकाउंट से बहुत अनएक्सेप्शनल अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉ हो जाता है ना? तो दिस इज फ्रॉड केस। या फिर मेडिकल एनोमलीज, है ना? मेडिकल एनोमलीज लाइक कैंसर, कैंसर। तो कैंसर का जो प्रिडिक्शन होता है ना, अगर आप कैंसर का टेस्ट करते हो, है ना? अगर किसी लैब में कैंसर का टेस्ट होता है, तो फॉर एग्जांपल 1000 में 1, 1000 में 1 या 10,000 में 1 केस अगर वो कैंसर के होते हैं, तो हम लोग कहेंगे दिस इज ए एनोमली, है ना? बहुत आउटलायर होते हैं। या फिर सिस्टम फेल्यूर। तो ये सारे अलग अलग सोर्सेज होते हैं आउटलायर्स के। तो हमने देखा, बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी देखा आउटलायर्स क्या होते हैं, ये कहाँ से अराइज होते हैं, क्या क्या चीज़ों को ये इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि आउटलायर्स को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, है ना? तो इन द प्रोसेस ऑफ फीचर इंजीनियरिंग हमें आउटलायर्स को हैंडल करना होता है, और हम लोग दो तरीके से आउटलायर्स को हैंडल करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज डिटेक्शन। सबसे पहले हम लोग डिटेक्ट करेंगे कि हाँ, हमारे डेटा में आउटलायर्स हैं, और आउट ऑफ 20 कॉलम्स ये 2 कॉलम में हमारे पास आउटलायर्स हैं, ठीक है? एक बार जब हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अप्रोप्रिएट टेक्निक यूज़ करते हैं टू सॉल्व या फिर टू रिमूव दोज़ एनोमलीज़ या टू हैंडल दोज़ एनोमलीज़, है ना? या फिर ये डिसाइड करना कि ये एनोमली गुड है या बैड है हमारे केस के लिए, है ना? तो द फर्स्ट पॉइंट इज डिटेक्शन ऑफ आउटलायर, है ना? तो आउटलायर्स को हम लोग द फर्स्ट प्रोसेस जिसे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं दैट इज विजुअलाइजेशन टेक्निक्स लाइक बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम, है ना? तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि यूजिंग ईडीए हमने कैसे ऑन ए हाउसिंग प्राइस डेटा सेट, जो हमारे पास डेटा सेट था ना, जो हमने कैगल से डाउनलोड किया था, उस पर हमने देखा था कि हम लोग कैसे ईडीए के हेल्प से हम लोग विजुअलाइज करते हैं कि हमारे डेटा में आउटलायर्स हैं या नहीं है। तो लास्ट लेक्चर में हमने कैगल से डेटा सेट डाउनलोड किया था, हाउसिंग प्राइस डेटा सेट का, जिसमें हमारे पास टोटल 13 कॉलम्स थे, ठीक है? तो जो फर्स्ट कॉलम था प्राइस, वो हमारा टारगेट कॉलम था, टारगेट एट्रीब्यूट था, और नीचे वाले जो 12 कॉलम थे दैट वाज आवर इंडिपेंडेंट फीचर या इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स, ठीक है? तो हमने इसको लास्ट लेक्चर में बहुत सारे ईडीए परफॉर्म किए, और हमने ये फाइंड किया कि देयर आर आउटलायर्स, है ना? तो फॉर एग्जांपल जब हमने एरिया को प्लॉट किया, यूजिंग बॉक्स प्लॉट, तो हमने देखा कि देयर आर फ्यू अमाउंट ऑफ आउटलायर्स, है ना? लाइक अगर आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द जो आपके पास हाउस था उसका एरिया इट इज इन द रेंज ऑफ अराउंड 4000 टू अराउंड 6000, और आपके पास कुछ ऐसे भी प्लॉट हैं, कुछ ऐसे भी हाउस हैं जिसका एरिया इट इज अराउंड 16,000, है ना? तो यूजिंग बॉक्स प्लॉट हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि वो सारे डेटा पॉइंट जो कि मैक्स वैल्यू से ज़्यादा है, एंड मिनिमम वैल्यू से कम है, उसको हम लोग बोलेंगे कि दीज आर आउटलायर्स, है ना? और ये मीन एंड मैक्स वैल्यू एक फॉर्मूला से कैलकुलेट होता है, जिसको हमने बॉक्स प्लॉट वाले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में देखा था। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जा करके पूरे डिटेल से हमारे बॉक्स प्लॉट वाले लेक्चर को देख सकते हो। तो उसमें हमने फाइंड किया था कि ये सारे आउटलायर्स थे, ठीक है? तो उसको हमने एरिया प्लॉट से देखा, और उसके बाद हमने यूजिंग के डी प्लॉट एक डेंसिटी प्लॉट होता है जो कि नंबर लाइन के अक्रॉस रिप्रेजेंट करता है कि कौन से एरिया में डेंसिटी ज़्यादा है। तो अगर आप देखोगे कि 2500 से लेकर के ये जो 7500 वाला एरिया है ना, यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे तो दीज आर एनोमली, है ना? ये एनोमली है, तो हमें इसको हैंडल करना होता है। तो हमने इसको यूजिंग के डी प्लॉट देखा, और इसको हमने फिर बॉक्स प्लॉट से देखा, ठीक है? तो अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन अगर इस तरीके से दिखता है ना, तो इसको जनरली हम लोग कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या बेल कर्व, है ना? बेल कर्व। तो अगर आप ये देखोगे कि ये जो कर्व है ना, इसमें राइट इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं टेल।
तो राइट वाला टेल लंबा है कंपेयर टू लेफ्ट वाला टेल, तो इसको हम लोग कहते हैं राइट अस्क्यूड डेटा सेट। ठीक है, ये डेटा सेट क्या है, राइट अस्क्यूड है ना, मतलब राइट वाले पार्ट में देर आर फ्यू आउटलायर्स, है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखोगे कि राइट वाला जो विस्कर है ना, इसको हम लोग विस्कर बोलते हैं, तो ये राइट वाला विस्कर का लेंथ लंबा है कंपेयर टू लेफ्ट वाला, तो हम लोग कहेंगे कि ये डेटा हमारा राइट अस्क्यूड डेटा सेट है। ठीक है, राइट अस्क्यूड डेटा सेट है। तो हमने इस तरीके से देखा था कि हमारा जो एरिया कॉलम था ना, उसमें आउटलायर्स थे। ठीक है, उसी तरीके से हमने देखा कि जो हमारा टारगेट कॉलम प्राइस था, उसमें भी देयर वेर फ्यू अमाउंट ऑफ आउटलायर्स। उसको भी हमने जब बॉक्स प्लॉट से ड्रॉ किया तो देखा कि देयर आर फ्यू वैल्यू जो कि मैक्स वैल्यू से ज़्यादा है ना, मैक्स वैल्यू से ज़्यादा है, तो हमने बोला कि ये सारे भी आउटलायर्स हैं। ठीक है, और इसको हमने दोबारा कंफर्म किया यूजिंग KTE प्लॉट। तो देखोगे KTE प्लॉट में भी राइट वाला टेल बहुत ज़्यादा लंबा है कंपेयर टू लेफ्ट वाला टेल, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो मेरा डेटा है ये राइट अस्क्यूड डेटा सेट है, राइट अस्क्यूड डेटा सेट। ठीक है, तो हमें इस डेटा को हैंडल करना होता है। ये जो हमारे पास आउटलायर्स है ना, इसको हमें हैंडल करना होता है, क्योंकि बहुत सारे ML एल्गोरिदम दे आर वेरी मच प्रोन टू आउटलायर्स, है ना। तो इस तरीके से हम लोग यूजिंग डेटा विजुअलाइजेशन हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि हमारे डेटा में आउटलायर्स है या नहीं। ठीक है, द सेकेंड टेक्निक इज कैलकुलेटिंग सम स्कोर, है ना, कुछ स्कोर कैलकुलेट करके हम लोग आउटलायर्स फाइंड करते हैं। तो चलिए ठीक है, मुझे डेटा को विजुअलाइज नहीं करना है, मैं कुछ स्कोर कंप्यूट करूंगा, और अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है अराउंड दैट स्कोर, तो मैं बोलूंगा हमारे डेटा में आउटलायर्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो इवन दो हमने जो प्लॉट ड्रॉ किया ना, वो भी इंटरनली कुछ स्कोर यूज करता है ना, जैसे कि मीन स्कोर, मैक्स स्कोर। बॉक्स प्लॉट में मीन स्कोर एंड मैक्स स्कोर इज वन वैल्यू जिसके हेल्प से बॉक्स प्लॉट आउटलायर्स को फाइंड करता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं द फर्स्ट स्कोर इज जी स्कोर, है ना, या जेड स्कोर। ठीक है, तो जेड स्कोर को समझने के लिए पहले आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन समझना पड़ेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोस्ट ऑफ द रियल लाइफ जो डेटा सेट होता है ना, वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, लाइक इंडिया, अगर आप एक इंडिया में सारे लोगों का या फिर इंडिया में एक सैंपल डेटा सेट लेते हो जिसमें आप हाइट को मेजर करते हो, तो हाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, वो क्या होगा, वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। लाइक एवरेज हाइट विल बी समवेयर अराउंड 5.4 फीट, है ना, और उसके बाद उससे कम वाले, इससे ज़्यादा वाले। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो 10 फीट और यहाँ पे समझ लो 1 फीट। ठीक है, तो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन जब आप प्लॉट करोगे हाइट वाले डेटा को, तो इट विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। या फिर IIT जेई, है ना, स्टूडेंट ने IIT जेई में जो स्कोर किया, उसको भी अगर आप प्लॉट करोगे, इट विल ऑल्सो फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो एवरेज विल बी समवेयर अराउंड, लाइक सपोज करो 50 मार्क्स, एंड ये सारे टॉपर्स होंगे, है ना, और इधर निगेटिव स्कोर वाले लोग होंगे, माइनस में जिसने स्कोर किया है ना। तो मोस्ट ऑफ द रियल लाइफ फेनोमेना को जब आप प्लॉट करते हो, तो वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सीरीज में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जी स्कोर क्या करता है कि आपको आपके डेटा को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देता है सच दैट कि जो नया डेटा मेरे को मिलता है ना, अगर आपके पास 10 सैंपल है ना, 10 सैंपल है ए से लेके जेड तक, तो वो आपके डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देता है टू ए न्यू सेट ऑफ वैल्यूज, सच दैट जो आपका नया वैल्यू होगा ना, उसका मीन वैल्यू 0 होगा और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा। एवरेज वैल्यू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1। ठीक है, तो जी स्कोर आपके डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देता है सच दैट आपके डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज वैल्यू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1। ठीक है, तो जब आप सारे डेटा का जी स्कोर कंप्यूट करते हो, ठीक है, जी स्कोर कंप्यूट करते हो, ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला क्या है, आप अपने सैंपल का मीन निकालो, एवरेज निकालो और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। जो आपका ओरिजिनल डेटा है ना, उसका एवरेज निकालो और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, और आप हर एक सैंपल को एवरेज से डिफरेंस करके उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से
न्यू स्कोर कंप्यूट करोगे तो उसको हम लोग कहते हैं दैट इज ए जी स्कोर, है ना। तो जी स्कोर बेसिकली आपको ये बताता है कि हाउ फार ए डेटा पॉइंट इज फ्रॉम मीन मीन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो जी स्कोर बताता है कि आपका डेटा ऑन एवरेज, है ना, आपका डेटा ऑन एवरेज मीन वैल्यू से कितना फार है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अभी इसमें डिटेल में नहीं जाना है, इसको हम लोग मैथमेटिक्स में देखेंगे, ठीक है। बस आप इतना समझो कि इस फॉर्मूला से हम लोग जी स्कोर कंप्यूट करते हैं, ठीक है। और जी स्कोर कंप्यूट करने के बाद अगर वो सारे डेटा पॉइंट जिसका एब्सोल्यूट जी का वैल्यू अगर 3 से ज़्यादा है, एब्सोल्यूट, है ना, तो अगर जी हम लोग लिखते हैं ग्रेटर देन 3, मतलब ये हुआ वो सारे जी स्कोर जिसका वैल्यू आइदर -3 से छोटा हो या फिर 3 से बड़ा हो, तो वो सारे डेटा पॉइंट को हम लोग कहेंगे कि दोज डेटा पॉइंट आर आउटलायर्स। तो इस तरीके से हम लोग यूजिंग जी स्कोर हम लोग आउटलायर्स को फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हम लोग इसको पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, है ना। अगर आपके पास कुछ डेटा पॉइंट है तो इसको हम लोग पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल देखोगे, दिस इज माय डेटा पॉइंट, ये मेरे पास डेटा है। तो इस डेटा पॉइंट में मोस्ट ऑफ द वैल्यू वो 10 टू 19 के बीच में लाई करता है। मोस्ट ऑफ द वैल्यू 10 टू 19 के बीच में लाई करता है एंड देयर इज वन वैल्यू जिसका स्कोर 90 है। तो आप देख कर ही कह सकते हो कि दिस इज ए सस्पिशियस वैल्यू या फिर दिस लुक्स लाइक एन आउटलायर। तो चलिए इसको हम लोग फाइंड करते हैं यूजिंग जी स्कोर। तो जी स्कोर हम लोग कैसे कंप्यूट करते हैं। जी स्कोर में हम लोग हर एक सैंपल को एवरेज से डिफरेंस करते हैं और उसके बाद हम लोग उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जी स्कोर कंप्यूट करते हैं और उसके बाद हम लोग वो सारे सैंपल को सिलेक्ट करते हैं ना जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू वो ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग उसको प्रिंट करते हैं। तो अगर आप देखोगे ये मेरा डेटा सेट है, अगर ये मेरा डेटा सेट है तो उस डेटा सेट का जब मैंने जी स्कोर कंप्यूट किया तो इट लुक्स लाइक दिस, इट लुक्स लाइक दिस। तो अगर आप इस डेटा सेट का एवरेज कंप्यूट करोगे, म्यू, है ना, म्यू मतलब मीन एंड सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे नोटेशन होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग ये सारे मैट्रिक्स कंप्यूट करते हैं। तो अगर आप जी स्कोर कंप्यूट करोगे, है ना, तो देखोगे कि 90 का जी स्कोर इट इज 3 से ज़्यादा। तो अगर ये 3 से ज़्यादा है तो हम लोग कहेंगे कि दिस इज आउटलायर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग यूजिंग जी स्कोर हम लोग आउटलायर्स कंप्यूट करते हैं। नेक्स्ट इज आई क्यू आर। आई क्यू आर इज अनदर टेक्निक जिसके हेल्प से हम लोग फाइंड करते हैं हमारे डेटा सेट में आउटलायर्स, ठीक है। तो जो हम लोग बॉक्स प्लॉट यूज कर रहे थे ना, जो हम लोग बॉक्स प्लॉट से डिस्प्ले कर रहे थे कि ये सारे मेरे आउटलायर्स थे, बॉक्स प्लॉट भी इंटरनली आई क्यू आर का यूज करता है टू कैलकुलेट आउटलायर्स, ठीक है। तो आइदर आप मैनुअली कैलकुलेट करो या फिर आप डायरेक्टली बॉक्स प्लॉट को ड्रॉ करो। इन बोथ द केस आप देख सकते हो कि आपके डेटा में आउटलायर्स है या नहीं है, ठीक है। तो बॉक्स प्लॉट क्या होता है। बॉक्स प्लॉट को इवन दो हमने डिटेल में देखा था, तो बॉक्स प्लॉट कंसिस्ट ऑफ बॉक्सेस, है ना, बॉक्सेस एंड विस्कर्स, ठीक है। बॉक्स प्लॉट कंटेन करता है बॉक्सेस एंड विस्कर्स और बॉक्स रिप्रेजेंट करता है, ये जो बॉक्स है ये रिप्रेजेंट करता है आपके डेटा का मिडिल 50% वैल्यू, है ना। अगर आपने डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हो तो उसका जो मिडिल 50% वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करता है ये बॉक्स, है ना। ये बॉक्स रिप्रेजेंट करता है और देयर इज अ फॉर्मूला टू कंप्यूट मीन एंड मैक्स, ठीक है। देयर इज अ फॉर्मूला टू कंप्यूट मीन एंड मैक्स, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होता है Q3। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है इसको आप कंफ्यूज मत हो, इसको आप अज्यूम करो एक नंबर लाइन है ना। ये बॉक्स वगैरह सब भूल जाओ, ये अज्यूम करो नंबर लाइन है और हर एक पॉइंट कुछ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पॉइंट Q1 को रिप्रेजेंट करता है, ये पॉइंट मीडियन को रिप्रेजेंट करता है, ये पॉइंट Q3 को रिप्रेजेंट करता है, ये पॉइंट मैक्स को रिप्रेजेंट करता है और ये पॉइंट मीन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इट इज जस्ट ए नंबर लाइन और वो सारे पॉइंट जो मीन से कम है ऑन इन नंबर लाइन उसको हम लोग बोलेंगे आउटलायर्स, या फिर वो सारे पॉइंट जो मैक्स से ज़्यादा है इन नंबर लाइन उसको हम लोग बोलेंगे कि दोज आर आउटलायर्स। तो Q1 से Q3 के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो अगर ये नंबर लाइन होगा, अगर ये मेरा एक नंबर लाइन होगा तो Q1 से Q3 के बीच का अगर डिफरेंस कंप्यूट करेंगे ना Q3 माइनस Q1 तो ये कुछ वैल्यू होगा। Q3 माइनस Q1 एक कुछ वैल्यू होगा। सपोज करो मैं उसको कहता हूँ इट इज IQR, ठीक है। तो
Q3 में अगर हम लोग 1.5 टाइम्स IQR ऐड करते हैं तो दैट इज मैक्स, एंड Q1 में 1.5 टाइम्स IQR अगर हम लोग डिफरेंस करते हैं दैट इज मीन। तो वो सारे वैल्यू जो मीन से छोटा उसको आउटलायर्स बोलेंगे, वो सारे वैल्यू जो मैक्स से बड़ा है वो उसको हम लोग आउटलायर्स बोलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बॉक्स प्लॉट ड्रॉ नहीं करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं कंप्यूट करूंगा Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQR एंड Q1 माइनस 1.5 टाइम्स IQR। तो अगर मैं ये दोनों कंप्यूट कर लेता हूं तो मैं ये बोलूंगा कि इस वैल्यू से बड़े वैल्यू को हम लोग आउटलायर्स कहेंगे और इस वैल्यू से छोटे वैल्यू को हम लोग कहेंगे आउटलायर्स, ठीक है। तो वही सब हमने जो अभी एक्सप्लेन किया उसी को स्टोरी के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, इसको हमने अभी देखा है ना। तो आउटलायर्स बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होते हैं जिसका वैल्यू इससे छोटा या फिर इससे बड़ा है ना, ये हमने ऊपर देखा। तो अगर मुझे फाइंड करना है कि मेरे सैंपल में कौन कौन से डेटा आउटलायर्स हैं यूजिंग IQR टेक्निक। IQR मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज, है ना। तो अगर आप ये देखोगे ना तो Q1 को हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, Q3 को हम लोग कहते हैं थर्ड क्वार्टाइल, मीडियन को हम लोग कहते हैं सेकेंड क्वार्टाइल, ठीक है। इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब होता है फर्स्ट क्वार्टाइल से थर्ड क्वार्टाइल के बीच का डिस्टेंस या डिफरेंस को हम लोग कहते हैं दैट इज IQR, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 25th परसेंटाइल कंप्यूट करते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल बोलो या 25th परसेंटाइल बोलो, है ना। तो सबसे पहले हम लोग Q1 कंप्यूट करते हैं, उसके बाद हम लोग Q3 कंप्यूट करते हैं। तो देखोगे कि पांडास डेटा फ्रेम में देर आर सो मेनी बिल्ट इन मेथड्स। सोचो आप डायरेक्टली क्वांटाइल कंप्यूट कर सकते हो, है ना, डायरेक्टली आप क्वांटाइल कंप्यूट कर सकते हो बाय जस्ट एक मेथड कॉल, ठीक है। तो एक बार हमने Q1 Q3 कंप्यूट किया तो हम लोग IQR कंप्यूट कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग उसमें 1.5 टाइम्स अगर डिफरेंस कर देते हैं Q1 में 1.5 टाइम्स IQR और उस वैल्यू से जो भी छोटा है ना, या फिर ये वाला पार्ट हाइड हो गया, या फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQR, है ना। तो अगर मैं डेटा को फिल्टर करता हूँ इस तरीके से हम लोग डेटा फ्रेम में डेटा को फिल्टर करते हैं, ये हमने देखा था डेटा फ्रेम वाले सीरीज में, पांडास वाले सीरीज में, है ना। उसको हमने डिटेल में देखा था तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो अगर हम लोग इस तरीके से डेटा को क्या करते हैं, अगर हम लोग फिल्टर करते हैं तो ये सारे डेटा क्या होंगे, ये सारे डेटा आउटलायर्स होंगे, ठीक है। तो मेरे पास दो आउटलायर्स मेरे को मिला, वन इज 19 अनदर इज 90, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन यूज केस हम लोग अलग अलग टेक्निक यूज करेंगे टू फाइंड आउटलायर्स, ठीक है। इवन दो मैं आपको अभी थियोरेटिकल जा रहा हूँ, मैं इसको हैंड्स ऑन करूंगा ऑन हाउसिंग प्राइस डेटा सेट इन द अपकमिंग लेक्चर, ठीक है। तो हमने देखा दो तरीके से, एक विजुअलाइजेशन टेक्निक से हम लोग आउटलायर फाइंड करते हैं, दूसरा यूजिंग सम मैथमेटिकल फॉर्मूला, और इसमें हमने देखा था वन वाज जी स्कोर एंड सेकेंड वन वाज IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब हमने फाइंड किया कि हाँ मेरे पास ये सारे डेटा आउटलायर्स हैं, तो अब हम लोग इस आउटलायर को कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हमने देखा कि जी स्कोर एंड IQR, तो किस कंडीशन में जी स्कोर यूज़ करना है, किस कंडीशन में IQR यूज़ करना है, ठीक है। तो जी स्कोर हमें तब यूज़ करना चाहिए जब हमें पता है बहुत अच्छे से कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इन दैट केस यू शुड यूज जी स्कोर, और अगर आपको पता नहीं है देन यू शुड गो विथ IQR, ठीक है। और कभी-कभी हमें क्या होता है, अगर बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं तो हमें दोनों दोनों सिनेरियो को कंसीडर करके हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है कि कौन सा कंडीशन या फिर कौन सा जी स्कोर या IQR कौन सा हमारे प्रॉब्लम को अच्छे से सेटिस्फाई करता है, कौन सा मॉडल को अच्छा प्रिडिक्शन देता है, कौन सा हमारे मॉडल के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, उसके बाद हम लोग उसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है देन यू शुड गो विद जी स्कोर, और अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है देन यू शुड थिंक ऑफ IQR, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में द फर्स्ट पॉइंट इज हमने देखा था कि नॉट ऑल आउटलायर्स आर बैड, समटाइम्स दिस आउटलायर्स आर इंपॉर्टेंट सिग्नल टुवर्ड्स एनोमली डिटेक्शन या फिर दोज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, है ना। तो हमें एवरी केस में हमें आउटलायर्स को हैंडल नहीं, रिमूव नहीं करना होता है, कुछ केस में हम लोग आउटलायर्स को स्टोर करते हैं अगर वो बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन लेकिन बहुत सारे केस में क्या होता है कि दे आर नॉइज, दे आर एरर्स, है ना। कभी कभी वो एरर्स होते हैं, लाइक अगर मैं डेटा सेट में
दिल्ली को ऐसे ना लिख करके अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ DHLI, तो दिस इज़ आउटलायर, है ना? या दिल्ली करके ये जो टर्म है ना, ऐसा कोई सिटी एग्ज़िस्ट नहीं करता है, ठीक है? तो मुझे इसको हैंडल करना है, आइदर मुझे करेक्ट करना है या फिर ये सारे रो को मुझे रिमूव करना है, ठीक है? द फर्स्ट पॉइंट इज रिमूवल। किस कंडीशन में हमें आउटलायर्स को रिमूव करना है? आउटलायर्स को रिमूव करना मतलब जिस रो या जिस सैंपल में हमारे पास आउटलायर्स हैं, उस रो को आप डिलीट कर दो। रिमूवल का यही मतलब होता है, ठीक है? तो अगर इफ इट इज काउज्ड बाय एरर, नॉइज़ या फिर इर्रेलेवेंट एनोमलिटीज़, ठीक है? तो उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। लाइक अगर आपके पास ऐज एक कॉलम है, उस कॉलम में ऐज अगर किसी ने नेगेटिव में एंट्री कर दिया या फिर किसी का ऐज 140 है ना? अगर किसी ने 140 ऐज मेंशन किया है, तो इन दैट केस हम लोग उस रो को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? उस आउटलायर को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। सेकंड केस, अगर आपका डेटा सेट का साइज़ बहुत ज़्यादा है, लाइक अगर आपके डेटा सेट में 1 लाख सैंपल है, ठीक है? अगर आपके डेटा सेट में 1 लाख सैंपल है और उसमें से आपके पास 10 सैंपल पॉइंट ऐसे हैं, सैंपल पॉइंट जो कि एनोमली को डिटेक्ट करता है, जो कि एनोमली कंसीडर होता है, तो हम लोग उस सैंपल पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि 10 लैक्स में 10 अगर रिमूव कर देंगे तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना? उसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं होगा। इसीलिए अगर आपका डेटा सेट का साइज़ बहुत ज़्यादा है और उसमें से कुछ सैंपल एनोमली है, तो आप उसको डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट इज़ कैप। कैप या विनसोराइज़, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि आप एनोमली को रिमूव नहीं करते हो। लाइक अगर आपके पास ये नंबर लाइन है, ठीक है? अगर आपके पास ये नंबर लाइन है, ठीक है? और आपको पता है कि आपका डेटा इस रेंज में लाई करता है, इस रेंज में लाई करता है, और अगर आपके पास कोई सैंपल पॉइंट यहाँ पे, कोई सैंपल पॉइंट यहाँ पे, तो उसको आप रिमूव ना करके आप उसके वैल्यू को थ्रेशोल्ड से रिप्लेस कर सकते हो। लाइक अगर इस थ्रेशोल्ड से ऊपर जितने भी वैल्यू हैं, उसको हम लोग इस वाले वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, ए से रिप्लेस कर देंगे। या फिर वो सारे वैल्यू जो बी से बड़ा है, उसको हम लोग बी थ्रेशोल्ड से रिप्लेस कर देंगे। मतलब ए से छोटे को ए से रिप्लेस कर देंगे, बी से बड़े को बी से रिप्लेस कर देंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ कैपिंग या विनसोराइज़, ठीक है? तो इसका मतलब हुआ कि दे आर वैलिड वैल्यू बट टू एक्सट्रीम, है ना? वो कोई एरर वाला वैल्यू नहीं है। ऐसा एक पर्सन एग्ज़िस्ट करता है जिसका एज 140 है। लाइक ऐसा आप अज़्यूम करो, तो उस केस में आप क्या करोगे कि उसको आप कैप कर दोगे, उसको आप कैप कर दोगे, आपके डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन का मैक्सिमम थ्रेशोल्ड से रिप्लेस कर दोगे, है ना? लाइक बॉक्स प्लॉट में हमने देखा था ना, बॉक्स प्लॉट में हमने देखा था कि एक मीन वैल्यू होता है, एक मैक्स वैल्यू होता है। तो जो वैल्यू मैक्स से बड़ा है उसको मैक्स से कैप कर दो, जो मीन से छोटा है उसको मीन से कैप कर दो, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ, इसके हेल्प से क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि हम लोग उस सैंपल पॉइंट का, उस डेटा का इन्फ्लुएंस हम लोग कम करना चाहते हैं, ठीक है? तो दिस इज़ द यूज़ केस एंड इट वर्क्स वेल व्हेन यू वांट टू कीप सैंपल साइज़ बट रिड्यूस इम्पैक्ट। लाइक अगर आपका सैंपल का साइज़ 1000 है ना? आपके पास 1000 डेटा पॉइंट है और उसमें से आपके पास 5 एनोमली है ना? तो 1000 में 5 रिमूव करना इट हैज़ गुड सिग्निफिकेंस कंपेयर्ड टू 1 लैक्स में 10 रिमूव करना, है ना? तो उस केस में हम लोग उसको रिमूव ना करके उस वैल्यू का इम्पैक्ट कम करने के लिए हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको कैप कर देंगे। आइदर अगर वो मीन से छोटा है उसको मीन से कैप कर देंगे या फिर मैक्स से बड़ा है तो उसको हम लोग मैक्स से कैप कर देंगे, ठीक है? लाइक अगर आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें एक कॉलम है इनकम, है ना? एक कॉलम इनकम है जहाँ पे इंडियन टर्म में अगर बात करो तो इनकम लाई इन द रेंज ऑफ 4 लैक्स टू 30 लैक्स, ठीक है? और उसमें से 2 सैंपल ऐसे हैं, लाइक 4 लैक्स टू 30 लैक्स, और इसमें से 2 सैंपल ऐसे हैं जिसका सैलरी है 1.5 सीआर एंड दूसरा 2.1 सीआर, ठीक है? और ये सैंपल एक सीईओ का है और दूसरा सीटीओ का है, ठीक है? तो अगर आप ये दोनों सैंपल कंबाइन कर देते हो, है ना? तो इन दैट केस देयर आर चांसेस कि आपके मॉडल का परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो आप क्या करो, ये जो 2 डेटा पॉइंट है इसको आप कैप कर दो मैक्स वैल्यू से। लाइक सीटीओ का सैलरी अगर 1.5 सीआर उसको आप कैप कर दो 30 लाख से, और सीईओ का सैलरी आप कैप कर दो विथ 30 लैक्स, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग क्लिप करते हैं। इस तरीके से हम लोग क्लिप करते हैं कि अगर 30 लाख से ऊपर वाले जो भी इनकम होंगे उसको हम लोग कैप कर देंगे 30 लाख से। तो इस तरीके से बहुत सारे डेटा पॉइंट का हम लोग इम्पैक्ट कम करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज
ट्रांसफॉर्म, है ना? तो अभी तक हमने 2 चीज़ देखा, एक ड्रॉप कर दो, दूसरा कैप कर दो। देयर इज़ थर्ड टेक्निक जिसमें हम लोग डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, है ना? डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो आप एक इम्पोर्टेंट कन्फ्यूज़न लोगों को होता है ना, एक हमने देखा था कि नॉर्मलाइज़ेशन, ठीक है? एक नॉर्मलाइज़ेशन एंड दूसरा हमने देखा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? तो दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। नॉर्मलाइज़ेशन, ट्रांसफॉर्मेशन अलग-अलग चीज़ें, इवन दो हम लोग दोनों अप्रोच कॉलम के हर एक डेटा पे अप्लाई करते हैं, बट नॉर्मलाइज़ेशन टेक्निक विल नॉट रिमूव द आउटलायर्स, ठीक है? लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन विल रिमूव द आउटलायर्स, ठीक है? नॉर्मलाइज़ेशन हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि सारे कॉलम का वैल्यू एक ही रेंज में आ जाए, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हमारे डेटा से आउटलायर्स रिमूव हो जाएँ, ठीक है? तो आप कभी भी इस पे कन्फ्यूज़न मत होना, ये कन्फ्यूज़न मुझे भी था, बट मैंने इसको जब बहुत स्टडी किया तब मैंने इसको समझा, मैंने इसको रिज़ॉल्व किया, ठीक है? तो नॉर्मलाइज़ेशन या डेटा का जो स्केलिंग करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसको हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हर एक कॉलम एक सेम रेंज में लाई करे, ताकि उसका मॉडल पे इम्पैक्ट कम हो एंड मॉडल का ट्रेनिंग टाइम कम हो। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि डेटा से आउटलायर्स को हम लोग प्रॉपर्ली मैनेज करें, है ना? तो हमने 3 तरीका देखा आउटलायर्स को हैंडल करने का, एक तो उसको ड्रॉप कर दो, दूसरा उसको कैपिंग कर दो, मिनिमम से छोटा को मिनिमम से रिप्लेस कर दो, मैक्सिमम से बड़ा को मैक्सिमम से रिप्लेस कर दो। द थर्ड वन इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आप कॉलम के हर एक डेटा सेट पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करो, ताकि जो भी आउटलायर्स है वो रिमूव हो जाए या कम हो जाए। रिमूव हो जाए मतलब वो रो डिलीट ना हो जाए, रिमूव हो जाए मतलब उसमें जो डेटा आउटलायर्स थे, अब वो डेटा आउटलायर्स ना हो, नए डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा आउटलायर्स ना हो। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देयर आर फ्यू टेक्निक्स जिसके हेल्प से हम लोग डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है? तो ट्रांसफॉर्मेशन कब करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ तब होता है अगर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हेवीली स्क्यूड हो, बट वैल्यूज़ आर वैलिड, है ना? लाइक इनकम, ऐसा तो नहीं है कि सीईओ का इनकम रॉन्ग है, नहीं, दैट इज़ करेक्ट, बट दैट इज़ अस्क्यूड, ठीक है? तो अगर आपका डेटा है ना, तो मैं आपको एक डायग्राम से दिखाता हूँ। अगर आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से दिखे, ठीक है? अगर आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से दिखे, मतलब इधर देखोगे आपका डेटा राइट अस्क्यूड है। राइट अस्क्यूड है मतलब राइट वाला टेल ज़्यादा लंबा है कंपेयर टू लेफ्ट वाला टेल, ठीक है? या फिर आपका डेटा इस तरीके से है ना? आपका डेटा इस तरीके से है। तो देखोगे दिस इज लेफ्ट अस्क्यूड, लेफ्ट वाला टेल बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है? तो आप देखोगे कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ थिकनेस, ये जो टेल है ना इसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ थिकनेस है मतलब देयर आर गुड इनफ डेटा, लेकिन डेटा अस्क्यूड है ना? आइडियल केस में द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शुड लुक लाइक दिस, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शुड लुक लाइक दिस, यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? बट अगर आप देखोगे दिस इज राइट टेल्ड, दिस इज राइट टेल्ड एंड दिस इज लेफ्ट टेल्ड, ठीक है? तो मुझे इस तरह का अगर डेटा हो आइदर लेफ्ट अस्क्यूड या राइट अस्क्यूड, है ना? तो मुझे इसको हैंडल करना होता है। और अगर आप एक डिफरेंस देखोगे यहाँ पे थिकनेस सिग्निफिकेंट है, लेकिन हमने देखा था, हमने हमने नीचे देखा था कि यहाँ पे थिकनेस सिग्निफिकेंट नहीं था, यहाँ पे थिकनेस बहुत पतला था, है ना? यहाँ पे थिकनेस बहुत ज़्यादा थिन है। अगर आपका डेटा इस तरीके से ना हो करके वो इस तरीके से हो, अगर इस तरीके से हो, है ना? तो यहाँ पे थिकनेस सिग्निफिकेंट हो। अगर थिकनेस सिग्निफिकेंट होगा ना, तो इन दैट केस आई नीड टू यूज़ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि देयर आर गुड इनफ अमाउंट ऑफ डेटा, देयर आर गुड इनफ अमाउंट ऑफ डेटा जो कि इस एरिया में लाई करते हैं, ठीक है? लेकिन इस वाले केस में देखोगे देयर आर वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ डेटा, इसका थिकनेस देखोगे दिस इज द थिकनेस, है ना? तो इस केस में मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा या फिर यहाँ पे इसको कैप करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप डिफरेंस हमेशा याद रखना, ठीक है? अगर टेल, इसको हम लोग कहते हैं टेल, दिस इज बेल कर्व, दिस इज नॉर्मल कर्व और इसको हम लोग कहते हैं टेल। तो अगर आपका टेल थिक हो, इस तरीके से अगर आपका टेल थिक हो, तो इन दैट केस आई नीड टू यूज ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन, है ना? और अगर आपका डेटा इस तरीके से टेल आपका बहुत थिन हो, तो आइदर आई कैन यूज क्लिप और आई कैन यूज ड्रॉप या डिलीट। तो देयर आर डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, लाइक वन इज लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हर एक सैंपल पे लॉग ऑपरेशन अप्लाई कर दो, या फिर स्क्वायर रूट, या फिर पावर ट्रांसफॉर्म्स, है ना? क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो ये 3 बहुत कॉमन टेक्निक होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, सच दैट अगर आपका डेटा राइट अस्क्यूड हो या लेफ्ट अस्क्यूड हो तो उस वाले केस को हैंडल कर सकते हैं।
ठीक है? लाइक इनकम, इनकम का अगर डेटा को अगर आप प्लॉट करोगे तो इनकम विल बी ऑलवेज बी पॉजिटिव, है ना? तो इनकम का प्लॉट विल मोस्टली लुक लाइक दिस, है ना? इनकम लाइक दिस। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में लोगों की सैलरी को प्लॉट करोगे ना, तो इट विल लुक लाइक दिस। यहाँ पे बड़े-बड़े सीईओज़, सीटीओज़, है ना? या फिर बड़े-बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के एम्प्लॉइज़ होंगे, है ना? और इधर मोस्टली फ्रेशर्स होंगे, है ना? या फिर टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो में काम करने वाले एम्प्लॉइज़ होंगे, ठीक है? तो अगर मुझे डेटा इस तरीके का है, लेफ्ट स्क्यूड, राइट स्क्यूड, जहाँ पे टेल का थिकनेस सिग्निफिकेंट हो, इन दैट केस हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। एंड लॉग, स्क्वायर रूट एंड पावर ट्रांसफॉर्म, ये सारे टेक्निक होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैप हमें कब यूज करना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हमें कब यूज करना होता है? तो अगर डेटा मोस्टली फाइन हो लेकिन देर आर फ्यू एक्सट्रीम पॉइंट जो कि हमने देखा था, है ना? तो इन दैट केस आप यूज करो कैपिंग, कि बहुत कम डेटा पॉइंट है और वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, तो इन दैट केस हम लोग कैप यूज करते हैं। और अगर स्क्यूनेस इज द मेन इशू एंड आउटलायर्स आर पार्ट ऑफ नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, ठीक है? तो इसको अगर मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूँ तो वही टेल का थिकनेस ज़्यादा होगा, है ना? और कैपिंग में क्या होगा, इट विल बी परफेक्टली फाइन, लेकिन समवेयर इट विल बी लाइक दिस, है ना? तो इन दैट केस हम लोग कैपिंग यूज़ करेंगे, ठीक है? तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये मेरा डेटा पॉइंट है जो कि अभी हमने ऊपर देखा था, है ना? और यहाँ पे हम लोग लॉग एंड स्क्वायर रूट ऑपरेशन यूज़ करें। दिस इज लॉग एंड दिस इज स्क्वायर रूट। तो लॉग में क्या करो, सिंपल नमपाई में बिल्ट इन मेथड होता है लॉग, जिसके हेल्प से आप डेटा फ्रेम के पूरे कॉलम पे लॉग ऑपरेशन अप्लाई करो। एसक्यूआरटी के हेल्प से आप डेटा फ्रेम के पूरे कॉलम पे एसक्यूआरटी ऑपरेशन अप्लाई करो, ठीक है? एंड द थर्ड वन इज पावर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है? द थर्ड वन इज पावर ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे पहले क्या करो, पावर ट्रांसफॉर्मर क्लास का इंस्टेंस बनाओ और उसके बाद डॉट फिट ट्रांसफॉर्म मेथड के अंदर आप डेटा पास करो और इट विल रिटर्न यू ए न्यू डेटा, जो कि जिसपे ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर चुका होगा, है ना? तो अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो देखोगे ये वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपके पास 3 कॉलम ऐड हो जाता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू क्या होंगे, ठीक है? तो आप देखोगे कि जब मैं डीएफ सैंपल प्रिंट करूँगा, तो ये सारे मेरे को वैल्यू मिलेंगे, है ना? द फर्स्ट कॉलम इज़ ओरिजिनल वैल्यू, अनदर 3 कॉलम आर ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू यूजिंग डिफरेंट टेक्निक, है ना? तो ये वाला रिप्रेजेंट करता है लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन एंड ये वाला यो जॉनसन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? तो अगर आप देखोगे कि डेटा जो 90 आउटलायर्स था ना, जब उस पे हमने लॉग अप्लाई किया, तो उसका वैल्यू 4.4 हो गया, है ना? 94 हो गया, लेकिन 10 2 हुआ, है ना? तो यहाँ पे देखोगे ये 5 टाइम्स ड्रॉप हुआ, लेकिन ये वाला देखोगे ये 23 टाइम्स, अराउंड 23 टाइम्स ये ड्रॉप हुआ, ठीक है? तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। मतलब जो वैल्यू सेंटर से जितना ज़्यादा दूर होगा ना, अगर ये मेरा नंबर लाइन है, तो जो वैल्यू सेंटर से जितना ज़्यादा दूर होगा, उसको वो उतना ज़्यादा उस पे इफ़ेक्ट दिखेगा। जो वैल्यू सेंटर से जितना क्लोज़ होगा, उस पे कम इफ़ेक्ट दिखेगा, ठीक है? तो ये होता है लॉग, ठीक है? एंड लॉग का एक सॉफ्ट वर्ज़न होता है स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? तो देखोगे 90 पे जब स्क्वायर रूट अप्लाई किया, तो इसका उतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ, इट इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन। जब आपको सॉफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो होता है, तो फर्स्ट यूज़ स्क्वायर रूट, और अगर उसके बाद भी अगर स्क्यूनेस एग्जिस्ट करता है, देन यू कैन यूज़ लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? लॉग एंड स्क्वायर रूट का लिमिटेशन होता है कि इट इज़ वैलिड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू, है ना? तो लॉग एंड स्क्वायर रूट सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पे काम करते हैं, लेकिन अगर मुझे डेटा में नेगेटिव वैल्यू भी है, देन इन दैट केस आई विल यूज दिस टेक्निक एंड इसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगा यूजिंग पावर ट्रांसफॉर्मेशन क्लास, है ना? तो इस तरीके से हम लोग डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है? तो ये जो जॉनसन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये पावर टेक्निक का यूज करता है, आपके वैल्यू का पावर कंप्यूट करता है और उसके बाद इस पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और ये जो डेटा देखोगे ना, ये जो डेटा इसका मीन 0 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है आपके माइंड में कि हमें किस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज़ कब करना होता है, ठीक है?
तो लॉग एंड स्क्वायर रूट ये दोनों बहुत सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, है ना? तो आप कह सकते हो कि लॉग इज अ स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मर, स्क्वायर रूट इज ए काइंड ऑफ मॉडरेट ट्रांसफॉर्मर। लॉग क्या करता है कि राइट वाला वैल्यू को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देता है लॉग, लेकिन स्क्वायर रूट मॉडरेट कंप्रेस करता है, ये डिफरेंस होता है, ठीक है? तो अगर स्क्वायर रूट अगर आपके एनोमली को रिमूव ना ही कर पाता है, तो इन दैट केस आप लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो लॉग क्या है? लॉग एक बहुत सिंपल है, इजी टू अप्लाई एंड इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्क्यू करेक्शन, है ना? मतलब वो क्या करता है कि वो डेटा को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देता है। लेकिन जो स्क्वायर रूट टेक्निक होता है वो माइल्ड करेक्शन करता है और वो स्केल को मेंटेन रखता है, ठीक है? लाइक हमने देखा था 2 तरीके का स्केल होता है, एक लीनियर स्केल होता है, एक लॉगरिथमिक स्केल होता है। तो वो स्केल को मेंटेन रखता है, लेकिन लॉगरिथमिक स्केल लॉग जो मेथड होता है वो लीनियर स्केल को लॉगरिथमिक स्केल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? जो लॉग स्केल होता है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव डेटा पे ये काम करेगा। दिस इज द कॉन्सिक्वेंस एंड द सेकेंड वन इज इट इज टू अग्रेसिव, ये डेटा को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देता है, ठीक है? तो इसका यूज़ हमें तब करना है जब आपका डेटा हैवी राइट स्क्यूड हो, है ना? राइट स्क्यूड हमने देखा था कि राइट का टेल बहुत ज़्यादा लंबा हो, है ना? तो इन दैट केस हमें लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करना होता है। एंड सेकेंड केस, तो स्क्वायर रूट इज ओनली वैलिड फॉर नॉन नेगेटिव नंबर एंड इट इज वीकर फॉर एक्सट्रीम स्क्यू। अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा राइट स्क्यूड है तो स्क्वायर रूट विल नॉट बी एबल टू कॉम्प्रेस दैट मच, है ना? तो इन दैट केस हमें लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना होता है, ठीक है? एंड द थर्ड वन इज पावर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? तो पावर ट्रांसफॉर्मेशन का बेनिफिट क्या होता है कि इट विल वर्क। पावर ट्रांसफॉर्मर में हमने ऊपर जो देखा टेक्निक ईओ जॉनसन, इट वर्क्स फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सैंपल, ठीक है? और कितना ऑप्टिमाइजेशन करने से हमने देखा स्क्वायर रूट माइल्ड करेक्शन करता है एंड लॉग लॉ क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करेक्शन करता है, ठीक है? पावर ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? वो एक स्मार्ट टेक्निक यूज़ करता है। ये डिसाइड करता है, वो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन से एनालाइज़ करना करता है कि क्या मुझे स्ट्रॉन्ग करेक्शन करना है या मुझे माइल्ड करेक्शन करना है, ठीक है? वो ऑटोमैटिकली डिसाइड करता है और उसके अकॉर्डिंगली वो डेटा को ऑप्टिमाइज़ करता है, ठीक है? इसका लिमिटेशन क्या होता है? इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब इसका जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है एंड सम टाइम ये कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा ले सकता है ना? तो इसका यूज़ कब करना होता है? जनरल प्रोसेसिंग, जनरल प्री प्रोसेसिंग या मिक्स्ड या फिर स्क्यूड डेटा। अगर आपका डेटा स्क्यूड है तो इन दैट केस यू कैन यूज़ पावर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, ठीक है? तो हमने देखा किस टेक्निक का यूज़ हमें कब करना होता है, ठीक है? बाकी हम लोग जब हैंड्स ऑन करेंगे तो हम लोग सारे टेक्निक को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट इज़ फ्लैग, है ना? तो कभी-कभी हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग आउटलायर्स को रिमूव करते हैं ना, तो इन दैट केस हम लोग एक कॉलम ऐड कर देते हैं कि क्या वो रो आउटलायर्स कंटेन करता है ना? तो अगर कोई ऐसे सैंपल पॉइंट है जो आउटलायर्स कंटेन करता है, तो उस कॉलम के में हम लोग उस रो के कोरेस्पोंडिंग वैल्यू हम लोग मार्क 1 कर देते हैं कि यस, ये रो आउटलायर्स कंटेन करता है। तो कभी-कभी ये जो कॉलम होगा ना, फ्लैग एक कॉलम होगा, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है इन प्रिडिक्शन, ठीक है? एंड नेक्स्ट इज यूज रोबस्ट मेथड, ठीक है? तो अगर ये सारे टेक्निक अप्लाई करने के बाद भी अगर रेयर केस में अगर देर आर स्टिल आउटलायर्स या फिर आप ये सारे टेक्निक यूज नहीं करना चाहते हो, आप आउटलायर्स को हैंडल करना चाहते हो और आप ये अज्यूम करते हो कि आउटलायर इज ए पार्ट ऑफ डेटा, ठीक है? तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो? आप एक ऐसे रोबस्ट मॉडल यूज कर सकते हो जो कि क्या हो, वो जिसको आउटलायर से इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। हमने देखा था ट्री बेस्ड मॉडल या फिर नेव बेस्ड, ये सारे मॉडल का आउटलायर से कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है? तो आप वो सारे मॉडल यूज़ कर सकते हो। एंड नेक्स्ट हमने देखा था कि रोबस्ट स्केलर यूज़ कर सकते हो। हमने देखा था ना, हमने देखा मीन मैक्स स्केलर देखा था एंड दूसरा हमने देखा था स्टैंडर्ड स्केलर। ये 2 टेक्निक हमने देखा था जिससे हम लोग डेटा को क्या करते हैं? नॉर्मलाइज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारे टेक्निक भी इम्पैक्ट होते हैं आउटलायर्स के हेल्प से। तो इन दैट केस वी शुड यूज रोबस्ट स्केलर टेक्निक जिसके हेल्प से हम लोग डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि रोबस्ट स्केलर टेक्निक हो जो होता है वो मीडियन आई क्यू आर यूज करता है एंड मीडियन एंड आई क्यू आर ये जो दो वैल्यू होते हैं ये इम्पैक्ट नहीं होते हैं फ्रॉम आउटलायर। लाइक अगर आपके पास प्लेसमेंट का डेटा है,
अगर आपके पास प्लेसमेंट का डेटा है लाइक दिस 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 6, 8 lakhs, 8 lakhs, 8 lakhs, 9 lakhs एंड 1.5 सीआर। तो जैसे ही ये डेटा अगर मैं ऐड करूँगा ना, अगर ये मेरा सैंपल है और जैसे मैं इस डेटा को ऐड करूँगा, तो क्या होगा, इसका मीन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाएगा। मीन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा, लेकिन जो मीडियन है वो उतना फ्लक्चुएट नहीं होगा, ठीक है? तो अगर आप देखोगे, पहले अगर मैं इसको ऐड नहीं करता हूँ, तो इसका मीडियन क्या होगा? इसका मीडियन होगा मिडिल एलिमेंट, तो मीडियन इसका 8 होगा, ठीक है? और अगर मैं इसको ऐड भी कर देता हूँ ना, ऐड करने के बाद इसका मीडियन क्या होगा? 3, 6, 7, 8, आपके पास 8 डेटा होंगे, तो इसका मीडियन होगा 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मीडियन 8 ही होगा। तो आप देखोगे कि जो मीडियन जो मेट्रिक है एंड IQR, इट इज रोबस्ट टू आउटलायर्स, है ना? तो इसीलिए हम लोग रोबस्ट स्केलर एंड वो सारे मॉडल यूज करेंगे जो कि लेस सेंसिटिव हो टू आउटलायर्स, ठीक है? तो आई होप आपको इनफ मोटिवेशन मिला होगा और हमने बहुत सारे टेक्निक देखे जिसके हेल्प से हम लोग आउटलायर्स को डिटेक्ट करते हैं और आउटलायर्स को हैंडल करते हैं। ये सारे टेक्निक को हम लोग लाइव हैंड्स ऑन करेंगे ऑन रियल डेटा सेट आने वाले लेक्चर में। तो रूल ऑफ थंब, कुछ रूल ऑफ थंब मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर आउटलायर्स आर नॉइज और एरर, ठीक है? तो अगर आउटलायर्स एरर है लाइक आइदर यूजर एरर या फिर मेजरमेंट एरर या फिर सम अदर टाइप्स ऑफ एरर, तो क्या करो, उसको आप रिमूव कर लो, है ना? उसको आप हैंडल करो, आइदर रिमूव देम, कैप देम और ट्रांसफॉर्म देम, ठीक है? और अगर आउटलायर्स इफ दे आर सिग्नल, वो सिग्नल हैं जो कि ये बताते हैं कि दिस इज सम एनोमली या फिर दिस इंडिकेट्स सम इंपॉर्टेंट थिंग्स, है ना? लाइक फ्रॉड डिटेक्शन, ठीक है? तो उस केस में क्या करो, उसको आप कीप देम, है ना? उसको आप रिमूव मत करो और उसमें एक और कॉलम ऐड कर दो फ्लैग, कि वो डेटा आउटलायर है, ठीक है? और कभी-कभी क्या करो, अगर आप किसी ऐसे बिज़नेस पे काम कर रहे हो जिसका आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, लाइक शेयर मार्केट का डेटा पे काम कर रहे हो, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है कि डेटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करता है या फिर इस फीचर का कितना इंपॉर्टेंस होता है, इन दैट केस बिफोर रिमूविंग ऑल द आउटलायर्स यू शुड कंसल्ट द डोमेन एक्सपर्ट, है ना? आप डोमेन एक्सपर्ट से कंसल्ट करो, उसका ओपिनियन जानो, उस डेटा सेट के प्रति क्या उसका ओपिनियन है, उस कॉलम के प्रति उसका क्या थिंकिंग है, क्या पर्सपेक्टिव है, उसके बाद आप उसको रिमूव करो, ठीक है? तो आज के लेक्चर हमने क्या देखा? हमने देखा कि आउटलायर्स आर एक्सट्रीम वैल्यू दैट कैन अस्क्यू एनालिसिस, डिस्टॉर्ट मॉडल परफॉर्मेंस एंड अफेक्ट स्केलिंग, ठीक है? हमने देखा। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग फीचर इंजीनियरिंग डिसाइड वेदर दे आर एरर, है ना, और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो बेस्ड अपॉन प्रॉब्लम आप डिसाइड कर सकते हो कि वो डेटा नॉइज है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल है, ठीक है? लाइक अगर आप फ्रॉड डिटेक्शन पे काम कर रहे हो, तो आप कभी भी आउटलायर्स को डायरेक्टली रिमूव नहीं करोगे, क्योंकि आउटलायर्स कैन बी सिग्नल कि हाँ, ये कुछ फ्रॉड हो रहा है, ठीक है? और ये सारे जो स्ट्रैटेजी है ना, ये सारे जो फीचर इंजीनियरिंग स्ट्रैटेजी है, इट इम्पैक्ट द मॉडल परफॉर्मेंस ए लॉट। आपके मॉडल के परफॉर्मेंस को ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, मॉडल के एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ठीक है? तो बहुत सारे प्रॉब्लम में नॉट ऑल प्रॉब्लम को आप एलएलएम से सॉल्व करोगे या फिर एआई एजेंट से सॉल्व करोगे, ठीक है? तो मैं आजकल ये देख रहा हूँ कि पीपल आर सो मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स एआई एजेंट एंड दिस स्टफ्स, है ना, एलएलएम्स, बट नॉट ऑल प्रॉब्लम इन एआई एजेंट या फिर एलएलएम्स। बहुत सारे प्रॉब्लम आपका डेटा आपके पास सिंपल टैबुलर फॉर्मेट में होता है और उस पे आपको सिंपल क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करना होता है टू डू द प्रिडिक्शन, ठीक है? तो आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।